And welcome back to the channel. We're back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So we began with a chapter called Neurological Disorders and Liver Diseases. So we have covered the topics called Introduction, which included portal systemic encephalopathy, and we have covered fetal hepaticus in our previous videos, and now we are covering the topic called virus hepatitis syndromes given under this chapter, and this chapter has been authored by Mr. Michael Kremer. So let's begin, and a small disclaimer in short, since it was first published in 1959, it contains lectures or the information given back then. So yeah, let's begin. तो ऑथर इंट्रोड्यूस करते हैं कि वैसे तो न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम ऑफ वायरस हेपेटाइटिस जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है पोर्टल सिस्टमिक एंसेफेलोपैथी से, और वो भी प्रोग्रेस कर जाता है कोमा में बहुत सारे केसेस में, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्पेशल फीचर्स है जो अलग से मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत ज़्यादा फल्मिनेटिंग फॉर्म होता है वायरल हेपेटाइटिस सिंड्रोम्स का, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या एंगर वाला फॉर्म कहेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, उसमें डेलेरियम हो सकता है एंड क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, जो कि प्रोग्रेस कर जाता है रैपिडली टू कोमा विद इन आवर्स और वेरी फ्यू डेज। मेंटल चेंज जो है अगर ऑब्जर्व किया जाए पेशेंट को, तो इन सब चीज़ों की से पहले मेंटल चेंजेस होते हैं, और बाकी क्लिनिकल फीचर्स के आने से पहले भी मेंटल चेंजेस पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। यदि जॉन्डिस लेट है अपने अपीयरेंस में, तो डायग्नोसिस जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वायरल हेपेटाइटिस सिंड्रोम्स में। और क्योंकि मेंटल चेंजेस पहले देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो सबसे पहली चीज़ ज़्यादातर होती थी तब, वो एडमिशन टू मेंटल हॉस्पिटल्स हो जाता था, क्योंकि अर्ली अपीयरेंस होता था एंटी सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर्स का, और इसका लिवर के साथ कोई कॉज तब एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था, या इतना डिटेल में इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती थी। पेशेंट का जो है अनकोऑपरेटिव बिहेवियर रहता है जब पूरा वो मेंटल चेंज आ रहा होता है, मेंटल क्लाउडिंग हो रहा होता है, क्योंकि पेशेंट खुद ही मेंटली स्टेबल नहीं होता है, इसलिए वो ट्रीटमेंट में भी कोऑपरेट उतना नहीं कर पाता। जब डिलीरियम प्रेजेंट होता है तो वो नॉइजी, रेस्टलेस और स्क्रीमिंग टाइप का होता है, लेकिन जो वायलेंस है वो बच्चों में ही ज़्यादातर पाई जाती है, बड़ों में नहीं इतनी पाई जाती है। न्यूरोलॉजिकल फीचर्स जब होते हैं तो वो सेम होते हैं, ऑलरेडी जो डिस्क्राइब्ड थे पोर्टल सिस्टमिक एंसेफेलोपैथी में बहुत ज़्यादा सेम होते हैं। प्रोग्नोसिस जब देखा जाता है फल्मिनेटिंग हेपेटाइटिस का, तो वो पुअर होता था उस वक्त, लेकिन यदि पेशेंट जो है सर्वाइव कर जाते थे उस अटैक को, तो वो कम्प्लीटली रिकवर भी कर जाते थे। डिप्रेशन जो है बड़ा कॉमन फीचर होता है हेपेटाइटिस का, और या तो एज अ प्रोड्रोमल सिम्टम होता है, यानी पहले इनिशियली हो जाता है, और इन द फेस ऑफ जॉन्डिस, यानी जब जॉन्डिस आ रहा है तब भी हो सकता है, और कॉन्वेलेसेंस जब पेशेंट ठीक हो रहा है तब भी हो सकता है, ऐसा मेयर, ग्रॉस एंड अदर्स ने कहा था। क्वाइट ऑफन डिप्रेशन डिसअपियर हो जाता है जब जॉन्डिस ऑब्वियस हो जाता है, लेकिन डिप्रेशन एंड इम्पेंडिंग पोर्टल सिस्टमिक एंसेफेलोपैथी क्लोजली एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं। डिप्रेशन से पोर्टल सिस्टमिक एंसेफेलोपैथी के जो क्लिनिकल फीचर्स है वो एग्रीवेट होते हैं, और वाइसा वर्सा। कॉमन फीचर्स जो होते हैं वो है फिक्स्ड फेसिस, रिड्यूस्ड इनिशिएटिव एंड मोटर ड्राइव एंड इंसोम्निया। एनोरेक्सिया भी हो सकता है, नोजिया भी हो सकता है, और बहुत केयरफुल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है डिफ्रेंशिएट करने में कि खाली न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट की कोई डिज़ीज़ है या फिर कोई ऐसे फिजिकल एस्पेक्ट की डिज़ीज़ है। ये पता करना कि वायरल हेपेटाइटिस की वजह से या किसी हेपेटाइटिस की वजह से ये सिंड्रोम हो रहा है, ये पता करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। ऐसा माना जाता था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन के बाद भी यदि डायग्नोसिस पेशेंट का नहीं होता था, तो पेशेंट को एक प्रोटीन फ्री डाइट पे पुट कर दिया जाता था, और उसका थेरेप्यूटिक टेस्ट उस तरीके से किया जाता था कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, उस हिसाब से उस डिज़ीज़ को डायग्नोसिस करने में आसानी होती थी। रिकवरी के फेज़ के दौरान या कॉन्वलेसेंट फेज़ के दौरान जो है पोस्ट हेपेटाइटिस सिंड्रोम
हो सकता था या हो सकता है, उस वक्त ये ऑब्ज़र्व किया जाता था ज़्यादातर डॉक्टर्स और नर्सेज में और ऐसे सर्विस पेशेंट्स में जिनको वेट रहता था कि वो अपने घर कब वापस, अपनी मतलब कंट्री कब वापस जाएंगे, जो मिलिट्री द्वारा सर्विस में पोस्टेड थे या किसी और रीज़न के द्वारा दूसरी कंट्री में पोस्टेड थे, तो वो अपने रिपैट्रिएशन का वेट करते थे और उनमें ये इस डिज़ीज़ के बाद पोस्ट हेपेटाइटिस सिंड्रोम बहुत कॉमन था। जो फीचर्स होते थे वो एंजाइटी, फियर ऑफ रिकरेंट जॉन्डिस, fatigue, steady weight loss, or failure to regain weight lost in the acute phase, anorexia, fat intolerance, and abdominal discomfort, particularly in the right hypochondrium. ये ऑब्जर्व किया जाता था। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को हम इस रीजन को रेफर करते हैं और यही क्यों ये डिस्कम्फर्ट ज़्यादा देखा जाता था, क्योंकि जो एक प्रोमिनेंट साइन या फिजिकल साइन देखने को मिलता था वो था एनलार्जमेंट ऑफ लिवर विद ग्रेट टेंडरनेस। तो यहीं पे एनलार्जमेंट हो रहा है तो यहीं पे ज़्यादा पेन या टेंडरनेस देखने को मिलती थी। और ऐसा पाया जाता था कि एग्जामिनेशन के दौरान कि लिवर जो है पैल्पेबल होती थी, लिवर को फील किया जा सकता था बाय डीप पावरफुल डायफ्रेगमेटिक मूवमेंट एंड द टेंडरनेस इज़ यूजुअली ड्यू टू एंशियस पैल्पेशन बाय द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट उस वक्त इतना एंशियस हो जाता था, इसी वजह से टेंडरनेस और ज़्यादा बढ़ जाती थी। टेस्ट जो है यूरिन के ब्लड के नॉर्मल रेंज में आते थे एक्सेप्ट फॉर सम ऑफ द फ्लक्चुएशन टेस्ट जो अब नॉर्मल हो सकते थे। सिंड्रोम प्रोड्यूस होता था बाय फियर ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कि भैया हमें कोई बड़ी डिजीज़ ना हो जाए एज सीक्वल टू द हेपेटाइटिस, और दिस कैन बी एक्सेंचुएटेड बाय एन अनसर्टन और हेसिस्टेंट मेडिकल एडवाइज़र। यदि हमें डॉक्टर की बात समझ नहीं आ रही है या डॉक्टर कन्वे नहीं कर पा रहे हैं उस रिलीफ को, तब भी ये सिंड्रोम डेवलप होने की, जो पोस्ट हेपेटाइटिस सिंड्रोम है जिसमें इतना फियर है, वो डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। ट्रीटमेंट में इंक्लूड करते थे full vigorous reassurance. Reassurance is very important in any disease and even after recovery of any disease. Supported if need by needle biopsy which shows a recovering hepatitis. तो एक assurance के साथ साथ जो टेस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे चलते रहते थे तब भी और आज भी चलते रहने चाहिए। नीडल बायोप्सी में ये देखा जा सकता था कि रिकवरिंग हेपेटाइटिस है, तो पेशेंट को भी एक तरीके से रिलीफ हो जा सकता था। So that was it for the topic called virus hepatitis syndromes in this chapter called neurological disorders in liver disease. नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो था जॉन्डिस इन द न्यूबॉर्न। उस वक्त क्या ऑब्जर्व किया जाता था, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता था और क्या टेस्ट किए जाते थे, इस चैप्टर में जो दिए हुए हैं वो देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।